सभी को राम राम दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन भारत में मुगल वंश की शुरुआत करेंगे। इससे पहले जो भी हम लोगों ने 4 से 5 क्लास को कवर किया उसमें आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा, उसमें इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा और मोहम्मद गौरी के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, सिंध आक्रमण भी पढ़ा, रजिया के बारे में, फिर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, लोधी वंश, ये तमाम इंपॉर्टेंट वंश हम लोगों ने कवर किए। घटना चक्र पूर्वालोकन जो आपकी एडिशन है लेटेस्ट, उसी के हम लोगों ने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और ये उसका सेकंड वर्जन है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 2023 के लिए बनाया था, 24 के लिए बनाया था, 25 के लिए बनाया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रही थी, हज़ारों बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही। उन्होंने अपने स्टेट पीसेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और यहाँ पर ये जो प्रीलिम सीरीज है 2026 और 2027 दोनों के लिए है, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ऐसे सभी स्टेट्स को ये कवर करती है। और अगर आप इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम से कांटेक्ट करके, वहाँ से आपको पूरी प्राइस लिस्ट, डेमो, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं पेमेंट प्रोसेस के साथ पीडीएफ लेने का। अगर आप मेंस की तैयारी भी अभी कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए भी नोट्स हमारे सेम हैंड रिटन फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6। ठीक है, तो इसी सेम नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। तो चलो भाई, आज की कहानी हम लोग शुरू करेंगे मुगल वंश से। ठीक है, तो मुगल वंश हमारा आज शुरू करना है, तो जल्दी से अब हम लोग इसको भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मुगल वंश आपका कंप्लीट हो जाए। मुगल वंश कहाँ चले गए? मंगोल बाबा आ गए। चलिए, तो बाबर से हम शुरू करेंगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का शासक था और इसको पराजित करके 1526 ईस्वी का जो पानीपत का युद्ध था, इसको पराजित करके बाबर ने सत्ता हासिल की थी। हालांकि बाबर को बुलाने वाले जो लोग थे वो लोदी वंश में इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं करते थे। वो ये चाहते थे कि इब्राहिम लोदी को हरा के सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते थे। ठीक है, और एक और बात याद रखना कि जो लोदी वंश था दोस्तों, ये अफगान वंश कहलाता था, मतलब अफगान शासक कहलाते थे। जैसे आगे चल के एक शेरशाह सूरी की भी कहानी पढ़ेंगे हम, बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के दौरान ही ये कहानी होती है, वो भी अफगान वंश का था और ये भी अफगान वंश के थे। इन्होंने सोचा कि अगर हम बाबर को बुला लेते हैं, जिसका वैभव पराक्रम अफगानिस्तान के रीजन में बहुत अच्छे से चल रहा था, तो उन्हें लगा कि अगर हम बाबर को बुलाते हैं तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी की सत्ता को हटा दिया जाएगा, जिसमें दौलत खान लोदी भी उसमें शामिल थे, उसके चाचा। तो कहीं ना कहीं फिर ये शासन हमारे पास आ जाएगा और बाबर को बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा देके वापस भेज देंगे। बाबर आता तो इसी उद्देश्य से है कि ठीक है, मैं इब्राहिम लोदी को हराऊंगा और बड़ी मात्रा में धन दौलत लेकर अपने वापस चले जाऊंगा। लेकिन उसे भारत की खूबसूरती इतनी पसंद आ गई, प्रकृति इतनी पसंद आ गई, धन संपदा इतनी पसंद आ गई कि उसको लगा कि जिसने दिल्ली सल्तनत के राजा को हरा दिया, सुल्तान को हरा सकता है, तो वो खुद क्यों ना शासन कर ले, यहीं पे खुद यहीं का मालिक बन जाए। और यही किया बाबर ने, यही किया बाबर ने। तो अब हम पढ़ते हैं आगे कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से कौन था। तो ये थे एक आलम खां, जो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुला दूं जो कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को हटा देगा गद्दी से और मुझे सत्ता दिला देगा। ये आलम खां का ये प्लान था और दौलत खान लोदी भी इसमें शामिल होंगे। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के मध्य एक कटु संबंध हो गया था। ध्यान देना कि बाबर ने जब 1524 में अभियान किया था, 1526 से पहले की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने केवल 1526, 1527, 28, 29 यही 4 युद्ध सुने हैं। लेकिन जब वो अभियान करता है तो यहाँ पर जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी के मध्य कटु संबंध हो गए, क्योंकि इब्राहिम लोदी को ये लगने लगा था कि कहीं ना कहीं जो दौलत खान लोदी है वो इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते हैं। किसका सहयोग लेके? किसी बाहरी शक्ति का सहयोग लेके, किसी बाहरी ताकत का सहयोग लेके। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन कर दिया, क्योंकि दौलत खां को समझ में आ चुका था कि अब इब्राहिम लोदी उसे नहीं छोड़ेगा, हो सकता उसे मौत करवा दे उसकी। और ऐसे समय पे बाबर को यह प्रतीत हो गया कि इब्राहिम लोदी और उसके जो सगे संबंधी आलम खां है, दौलत खां है, ये आपस में कटु संबंध के तौर पे हो गए, ये एकजुट नहीं रह गए। अब इनके बीच में सत्ता को लेकर जो है कि द्वंद्व शुरू हो गया, तनाव शुरू हो गया। और ये आज भी हम लोग राजनीतिक पार्टियों में देखते हैं, जब किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया का निधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपसी परिवार के लोग भी सत्ता को प्राप्त करने के लिए एकजुट नहीं रह जाते हैं।
एक सीधा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अभी एक लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, हालांकि वो स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी पारिवारिक कलह की वजह से दोनों बेटों ने पार्टियां अलग कर ली हैं। बेटियों का भी संबंध जो है कि किसी दूसरी पार्टी से हो रहा है, कभी वो तेज प्रताप के साथ है, कभी भी तेजस्वी जी के साथ है। अखिलेश यादव की पार्टी को देखिए, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह के निधन होने पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं पारिवारिक तनाव हुआ और कुछ लोगों ने जो है कि दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसे अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। कहने का मतलब है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस आज ही नहीं देखने को मिल रहे हैं, ये पहले भी चले आ रहे थे और इसी चीज का फायदा बाबर ने उठाया। और साथ ही साथ बाबर के लिए एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि राणा सांगा जैसा व्यक्ति जो खुद बाबर को भी बुला रहा है कि भैया तुम आ जाओ भारत में, आक्रमण करो, अटैक करो, दोनों को हटाओ और राजपूत शासन को गद्दी पर बैठाओ राणा सांगा को। अच्छा, राणा सांगा की कहानियां क्या है ना कि केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध थी, क्योंकि बहुत ही पराक्रमी, बहुत प्रतापी जो है कि शासक थे। इनकी एक आंख भी जा चुकी थी युद्ध में, ऐसा माना जाता था कि इनका एक हाथ भी कट गया था, फिर भी इनके नाम से बहुत सारी सेनाएं डरती थी। खुद बाबर की सेना डरती थी, जिसमें जिहाद का युद्ध होगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं उसे। तो इतना पराक्रमी जब व्यक्ति बाबर को बुला रहा है, बाबर को सीधा लग गया भैया इब्राहिम लोदी और दौलत खान लोदी में कटु संबंध है, दोनों एकजुट नहीं है। राणा सांगा का डर था, राणा सांगा भी बाबर के पक्ष में, क्योंकि वो खुद बाबर को बुला रहा है कि आइए यहां पर युद्ध करिए। तो बाबर के लिए बचा क्या फिर संकट? कोई संकट नहीं था। उसने कहा चलते हैं, 1526 में पानीपत का युद्ध किया, इब्राहिम लोदी को हराया, गद्दी से हटा दिया उसे। और इस तरीके से अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय जो बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए भी आमंत्रित कर लिया था। तो दो प्रमुख शक्तियां जो थी वो बाबर को बुला चुकी थी, इसलिए बाबर को कोई डर नहीं रह गया। तो मध्यकालीन भारत के जो मुगल शासक थे वस्तुतः वो चगताई तुर्क के थे, ठीक है, इन्हें चगताई तुर्क भी कहा जाता है, जो बाबर वगैरह आते हैं। सैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था और मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति जो तुलगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। अब एक प्रश्न आगे बनेगा, देखो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, झारखंड पीसीएस कैसे प्रश्न बनाते हैं। एक प्रश्न पूछेंगे कि बाबर ने किस युद्ध में अपनी तुलगमा पद्धति को अपनाया, तो आपको युद्ध का नाम बताना है कि घाघरा का युद्ध था, चंदावर का युद्ध था, या फिर जो है कि खानवा का युद्ध था, या पानीपत का युद्ध था, ठीक है। एक और प्रश्न बनता है कि बाबर ने मतलब तुलगमा पद्धति का शुभारंभ या तुलगमा पद्धति को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? बाबर ने अपनाया था क्या? नहीं सर, बाबर ने इनका प्रयोग किया था, क्योंकि वो खुद 1501 के युद्ध में, सर ए पुल के युद्ध में तुलगमा पद्धति का शिकार हुआ, क्योंकि तुलगमा पद्धति सैबानी खान ने शुरू की थी। ये प्रश्न बनता है कि बाबर ने शुरू नहीं किया था उसे, ये पद्धति पहले से मौजूद थी, बस उसने उस युद्ध में इस पद्धति को सीख लिया था। और कई बार प्रश्न बनता है सर ए पुल, ये युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो ये बाबर और सैबानी खान के मध्य था। यहां तक बात क्लियर हो गई। देखो ये वो शब्दावली है, वो युद्ध है जो आप लोग जनरली नहीं जानते हो, तो उनके बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये कह भी रहा है कि बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में अपनाया था, और मुख्य कारण था कि तोपखाने का नेतृत्व इसमें उस्ताद अली कुली कर रहे थे और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा खां कर रहे थे। ये भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि आखिरकार जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें बाबर के दो पराक्रमी सेनापति कौन कौन से थे? तोपखाने का नेतृत्व करने वाले उस्ताद अली और बंदूकचियों यानी कि जो बंदूक चलाने वाले थे उनका नेतृत्व करने वाले मुस्तफा थे। इन दोनों के बल पर ही पानीपत का युद्ध जीता गया। और तो और इसी पानीपत के युद्ध में इस तुलगमा पद्धति का भी प्रयोग किया, क्योंकि ऑटोमन युद्ध पद्धति थी, बाबर ने सीखी थी, ठीक है, सरे पुल के युद्ध में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम के मध्य हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, बाबर जीत जाता है। युद्ध के पश्चात बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बादशाह की उपाधि धारण की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत का जो मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता थी। उसकी सैन्य कुशलता में जैसे बंदूकचियों का नेतृत्व करने वाले, तोपखाने का नेतृत्व करने वाले, साथ ही साथ तुलगमा पद्धति का प्रयोग करना, ये कुछ उसके महत्वपूर्ण जो है कि पैटर्न थे जिससे वो विजयी रहा। यहां देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध उसने 1526 ईस्वी में युद्ध किया, खानवा का युद्ध 1527 में किया, घाघरा का युद्ध 1529 में किया, और चंदेरी का युद्ध 1528 में किया। इसको पहले लिखना था, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। कई बार आपने ये तो याद कर लिया, लेकिन कई बार होता है इसमें शासक पूछ लेता है। जैसे पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, ठीक।
खानवा का युद्ध 1527 वाला, ये आपका राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें उसने जिहाद का नारा दिया था। साथ ही साथ जो चंदेरी का युद्ध था, ये 1528 में मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ। हालांकि ये सारे युद्ध बाबर लड़ता जा रहा था। और एक आप लोग कमेंट करके बताना कि घाघरा का युद्ध 1529 किसके मध्य हुआ था बाबर के साथ। मैंने 3 तो बता दिए, चौथा भी बता दूंगा, लेकिन आपको बताना कमेंट करके। अगर याद नहीं है तो गूगल करके सर्च करो, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये राजा भी पूछ लेता है, शासक भी पूछ लेता है कि किसके मध्य लड़ा गया था, और चारों ही युद्ध में बाबर विजयी रहा था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी एक मस्जिद है, किला एक कुहना का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा 1542 ईस्वी में कराया गया था। ये कई बार प्रश्न बन जाता है। अच्छा, ये जो पुराना किला है, ये बनवाया भी किसने था? हुमायूं ने ही बनवाया था। उसी हुमायूं के मतलब उसी किले के अंदर किला एक कुहना नाम की जो मस्जिद थी, इसे शेरशाह सूरी 1542 ईस्वी में बनवाता है। बाबर का जो पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी का जन्म उसका फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। 1494 में वह गद्दी पर बैठ जाता है। वहां पर बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। देखो, भारत में तो उसने पदवी धारण की बादशाह की। यहां पर देखो कि जब पानीपत का युद्ध जीत जाता है, ये वाला पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है, तो बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह कहलाने लगे उसके बाद से उसकी पूरी आगे की वंशज। लेकिन जब वो फरगना यानी कि अफगान में जब वो शासन पे गद्दी पर बैठा, तो काबुल में तो उसने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी 1494 में। और बाबर के साम्राज्य में जो सम्मिलित क्षेत्र थे, काबुल का क्षेत्र आता था, पंजाब का क्षेत्र आता था, और आधुनिक यूपी का क्षेत्र आता था, जो पश्चिमी यूपी स्पेशली था। बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया था, यह भी पूछा जाता है। अब ध्यान देना कि बाबर ने जो अपनी तुजुक ए बाबरी, मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, तुजुक ए बाबरी, ये जो उसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ये मुख्य रूप से इसने किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। लेकिन अगर जब आगे देखोगे, ठीक है, जहांगीर ने भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसने फारसी भाषा में लिखी। और जबकि मंगोलों की जो भाषा थी, मुगल साम्राज्य की जो भाषा थी, वो ऑफिशियली भाषा तो फारसी हो गई थी, फिर भी यहाँ पर बाबर ने तुर्की भाषा में ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। और उसी तुजुक ए बाबरी में भारत ने 2 हिंदू राजाओं का जिक्र किया। एक विजयनगर साम्राज्य के थे, कृष्णदेव राय। ध्यान देना, इनका नाम मैं बताया तो आपको, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप लिख लेना अगर आपके पास नोट्स हो तो। कृष्णदेव राय को बताया, और दूसरा मेवाड़ के राणा सांगा के बारे में बताया। राणा सांगा से उसकी सेना भी डरती थी, और जिहाद का नारा देके जो है कि उसने युद्ध जीता था। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है, जो असंभव कार्य लग रहा है आपको, लेकिन आपको करना है, लेकिन आप कहोगे सर मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा कारण दे दूं जिसमें आप अपनी जान भी लगा देंगे, अपनी जान झोंक देंगे, लेकिन उस काम को करेंगे। जैसे बहुत सारी आपने रील्स देखी होगी कि कई लोग अपने आप के मानसिक संतुलन को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि जिसमें उनका जीवन भी चला जाए तो कोई बात नहीं। जैसे अपने बच्चों की सेफ्टी, कि कोई पर्वत गिर रहा है, कोई पहाड़ गिर रहा है और उसके नीचे उसके बच्चे दबने वाले हैं, तो उस पहाड़ को वो अपनी ताकत पूरी लगा देता है, अपनी औकात से ज्यादा, और उस पहाड़ को रोकता है ताकि वो बच्चे उसके बच जाए। मतलब यहां पे एक इमोशनल गेम खेला जाता है। ठीक उसी प्रकार से बाबर ने भी क्या किया? धर्म के नाम पे युद्ध किया। मतलब अगर किसी जनता को लड़ाना है तो आप उसे धर्म की गोली पिला दो। भाई वर्तमान सरकार भी यही कर रही है, हिंदू मुस्लिम सरकार कर रही है, ठीक है। जब से जो है कि समस्या बढ़ रही है तो आप देखो कि तनाव की स्थिति आ रही है। ठीक उसने भी, बाबर ने कहा परेशान मत हो, राणा सांगा एक राजपूत शासक है जो हिंदू शासक है, और वो रहेगा अगर गद्दी पे तो हमारे अफगान में जो बस रहा है, पल रहा है, फूल रहा है, कौन सा? इस्लाम धर्म, ये खतरे में आ जाएगा। और खतरे में आने की वजह से हम काफिर हो जाएंगे। हम जिहाद का नारा देते हैं, और जिहाद का मतलब होता है अपने इस्लाम को बचाना, ये बाबर ने कहा। तो ऐसे में ये सेना उत्तेजित हो जाती है, अपनी क्षमता से दोगुनी क्षमता से लड़ने लगती है। मतलब जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी थी, उन्होंने अपना डबल जो है कि अपना कैपेसिटी दी, क्षमता दी कि नहीं हमें जीतना है। और यही वजह थी कि जिहाद का नारा देकर, धर्म युद्ध का नाम देकर बाबर ने 1527 में खानवा के युद्ध में हरा दिया। किसको हरा दिया? राणा सांगा को हरा दिया। ठीक है, ये वाला जो युद्ध था 1527 का, तो ये उसकी ताकत थी। और इसमें जो पहला विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय का नाम रखा था इसने, और सेकंड मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, इन दोनों का जिक्र उसने किया था तो जो के बाबरी में, जो उसकी आत्मकथा थी, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आगे देखते हैं।
देखो जिसका फारसी अनुवाद बाद में बाबरनामा के नाम से किया गया। किससे? बाबरनामा। बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। यह प्रश्न कई बार बन जाता है। बाबर के आगमन के कारण क्या थे कि प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई। ये यहाँ पे तैमुरिड नहीं होगा, यहाँ पे तैमूरी कह सकते हो, ठीक है। तैमूर के वंशज थे वो एक तरीके से। और युद्ध में तोपों की शुरुआत भी की गई थी, ठीक, क्योंकि वो अपने पिता की तरफ से जो है कि तैमूर वंश का था और माता की तरफ से वो मंगोल वंश का था, चगताई तुर्की, इसलिए उनको जो है कि मिक्स कह सकते हैं, चगताई तुर्क भी कहा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, हुमायूं और शेरशाह की बात करते हैं। चलो भाई, हुमायूं और शेरशाह। देखो यहाँ पर क्या ना, आपको राइटिंग थोड़ी बहुत चेंज देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई इशू नहीं है। राइटिंग आप चाहे ये देखो, इसमें भी सारे शब्द समझ में आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको ना समझ में आ रहा हो, ठीक। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि समय के अभाव की वजह से जल्दी हम लोगों को तैयार करना था, क्योंकि झारखंड पीसेस का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। फिर बिहार पीसेस जुलाई में लगा हुआ है, और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके लिए ये नोट्स बहुत हेल्पफुल है। तो जितना लेट करते उतना नुकसान था आप लोगों का कि कम समय मिल पाता आप लोगों को रिवाइज करने के लिए। इसीलिए जल्दी से जल्दी मैंने और निशु मैम ने एक साथ मिलकर पूरी नोट्स को तैयार किया फटाफट। तो चलो अब हम बात करेंगे शेरशाह और हुमायूं के बारे में। तो चलिए अब हम बाबर के पुत्र हुमायूं की बात करेंगे और एक द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी की बात करेंगे। मैंने द्वितीय वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित कॉलम में से कौन कौन से अफगान वंश के शासक थे। अफगान के शासन का मतलब अफगानिस्तान का नहीं, वंश उनका अफगानी था। तो एक तो लोदी वंश होते हैं और दूसरा शेरशाह सूरी वंश होते हैं। ये दोनों ही अफगान वंश के माने जाते हैं, इसलिए मैंने द्वितीय वर्ड यूज किया कि द्वितीय अफगान वंश भी यूज करेंगे। देखो बाबर के ना मोस्टली 4 पुत्र थे, मोस्टली का मतलब 4 ही पुत्र थे उसके, एक कामरान, एक अस्करी और एक खिंदाल और एक हुमायूं। अच्छा, बाबर ने एक सलाह भी दी थी कि कभी भी अपने शासन को चारों भाइयों में मत विभाजित करना। ये हुमायूं को दी थी सलाह, क्योंकि हुमायूं बड़ा था, क्योंकि बाबर जानता था कि पारिवारिक टूट, पारिवारिक कलह कहीं ना कहीं सत्ता को समाप्त कर देगी, और यही वजह थी कि हुमायूं बाद में विभाजन कर देता और हुमायूं अकेला पड़ जाता है, अपने पिता की सलाह नहीं मानता है। कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं का जन्म हालांकि 1508 ईस्वी में काबुल में ही हुआ था, और हुमायूं द्वारा 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। उनके क्रोनोलॉजी भी पूछता है, जैसे बाबर का पूछता है। आप लोग कई बार कमेंट करते हो ना कि सर मुझे क्रोनोलॉजी के प्रश्न नहीं सॉल्व हो पाते हैं क्योंकि मुझे चीजें याद नहीं रहती हैं। तो उसके पीछे ये होता है कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि कहां पे क्रोनोलॉजी बन सकती है। भाई हुमायूं के युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनकी क्रोनोलॉजी एक बार तैयार कर लो। जैसे सबसे पहले उसने देवरा का युद्ध लड़ा, या जिसको दौरा का युद्ध कहते हैं, 1532 ईस्वी में। फिर उसने 2 युद्ध लड़े थे शेरशाह सूरी से। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी से, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिसको हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कह सकते हैं, या फिर कई बार आपने इसको बिलग्राम का युद्ध भी सुना होगा। किस नाम से? बिलग्राम का युद्ध भी सुना होगा, 1540 ईस्वी में ये हुआ था। तो इन दोनों युद्ध के बाद ही कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी वंश की स्थापना करता है जीतने के बाद, और यहां से हुमायूं को भागना पड़ जाता है। और उसके बाद जब वो हुमायूं वापस आता है, तब जो है कि सरहिंद युद्ध, एक सरहिंद युद्ध होता है जो ठट्टा नाम की जगह पे 1555 ईस्वी में जब वापस आता है भारत में, तब उस युद्ध के माध्यम से ही भारत में विजय प्राप्त करता है और फिर दोबारा गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें पराजय हुई थी हुमायूं की और भारत से ये निर्वासित भी हो गया था। यही चीज मैंने आपको बताई, 17 मई 1540। तो ये क्रोनोलॉजी देखो, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। शेरशाह सूरी की बात करें, इसका प्रारंभिक नाम फरीद था। हालांकि इसने जौनपुर, जो कि सिराज ए हिंद माना जाता था, सिराज ए हिंद का मतलब कि हिंदुस्तान का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था ये, और यहां से ही इसने शिक्षा प्राप्त की थी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि ली थी। ध्यान से समझो, बंगाल का एक शासक था नुसरत शाह, उसको इसने पराजित किया और शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसका जो मूल नाम था वो कुछ और था, अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन ये लगातार उपाधियां लेते जा रहा था। हजरते आला उपाधि किसकी थी? शेरशाह सूरी की थी। बंगाल शासक को पराजित किया था इसने, नुसरत शाह को, तब ली थी। और शेरशाह उपाधि किसकी थी? स्वयं ये उसी की थी, शेरशाह सूरी की ही। और देखो मुख्य रूप से इसका नाम शेर खां भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक शेर को पराजित करता है, एक शेर को मार देता है, इसलिए वहां पर उसका नाम शेर खां भी एक उपाधि मिल जाती है। तो हुमायूं को पराजित करके इसने चौसा के युद्ध में शेरशाह
की उपाधि ली। साथ ही साथ इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया और सिक्का चलाया था। ध्यान से समझना कि इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था और सिक्का। खुतबा क्या होता है? एक तरीके से राजा या मतलब सुल्तान या बादशाह के प्रति एक अपना समर्पण दिखाया जाता है। जैसे जब अजान की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, तो उसी के दौरान जो है कि ये भी पढ़ी जाती है कि हम उस खुदा के बंदे तो हैं ही हैं, साथ ही साथ इस सुल्तान या इस बादशाह के भी संरक्षक हैं या इस बादशाह की प्रजा हैं। तो इस तरीके का एक खुतबा वर्ड होता है जो 2 से 3 लाइन का होता है। शेरशाह सूरी के द्वारा सुधार कार्यक्रम कौन कौन से किए गए, ये प्रश्न बनता है। जैसे सबसे पहले उसने राजस्व सुधार किया, जिसको रैयतवाड़ी सुधार कहा जाता है। देखो, रैयत किसे कहते हैं? रैयत किसान को कहते हैं। ठीक है, आपने महालवाड़ी पढ़ा होगा, स्थायी बंदोबस्त पढ़ा होगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ी होगी, जो मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे भी, कॉर्नवालिस के द्वारा लाई जाती है। ठीक है, अलग अलग समय पे कॉर्नवालिस मतलब स्थायी बंदोबस्त लेके आता है, फिर उधर जो है कि मैकेंजी लेकर आते हैं एक व्यवस्था को। ठीक, तो अलग अलग व्यक्ति जो है कि अलग अलग लेकर आते हैं। तो आपका जो रैयतवाड़ी थी, रैयत मतलब किसान होता है, और किसानों को जो है कि डायरेक्ट इसने बेनिफिट्स दिए, डायरेक्ट इसने लोन दिए, ऋण दिए, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की। तो इसी की वजह से इसको राजस्व सुधार भी कहा जाता है या रैयतवाड़ी सुधार। साथ ही साथ इसने प्रशासन को मजबूत करने के लिए केंद्रीकृत प्रवृत्ति को अपनाया। संपूर्ण शक्तियां इसने शेरशाह सूरी ने अपने पास रखी कि प्रशासन के किसी भी स्तर पे कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है, कोई भी अगर नई पॉलिसी लगानी है, कोई भी अगर किसी व्यक्ति को सजा देनी है, तो उसका निर्णय एकमात्र व्यक्ति करेगा, वो करेगा शेरशाह सूरी, जो बादशाह के नाम पर बैठा था। वर्तमान सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी जी ही केंद्रीकृत की प्रवृत्ति अपनाते हैं। कोई छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी मंत्रालय का प्रोग्राम हो, झंडे दिखाने ये पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है। जिस मंत्रालय से संबंधित वो योजना है, उस मंत्रालय का मंत्री गायब होता है। अगर वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल गायब है, सड़क मंत्री नितिन गडकरी गायब है, उद्योग मंत्री, अलग अलग मंत्री गायब हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने केंद्रीकृत की प्रवृत्ति अपना रखी है और हर जगह वो झंडी दिखाने पहुंचते हैं। ये अलग बात है कि लोकप्रियता के बहुत भूखे रहते हैं वो, लेकिन ये एक गलत टेंडेंसी होती है। और आप देख रहे हो कि यहां पर भी प्रशासन, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मेरे भाई। अगर आपको अपनी टीम को लेकर चलना है, तो आपको उस टीम के सभी मेंबर्स को बराबर जो है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, उन पे भरोसा करना होगा कि आप एक बेहतर कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार में केंद्रीकृत प्रशासन था और संपूर्ण शक्तियां शेरशाह सूरी के पास थी। सैनिक सुधार भी उसने किया, घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा भी लिखी थी। अच्छा, ये कोई नई प्रथा नहीं थी। ये घोड़ा दागना, हुलिया लिखना, नगद वेतन, ये ऑलरेडी अलाउद्दीन खिलजी शुरू कर चुका था। घोड़ा दागने का मतलब क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी के घोड़े होते थे, जो युद्ध के लिए तैयार किए जाते थे, कि हाँ भैया इनका पोषण अच्छा होना चाहिए, इनका भोजन अच्छा होना चाहिए, ये ताकतवर दिखने चाहिए ताकि युद्ध में ये काम कर सके, तो उन पर एक मार्क लगा दिया जाता, ठप्पा लगा दिया जाता था। क्योंकि कई बार व्यापारी क्या करते थे कि अच्छे घोड़े के दाम में खराब घोड़ा दे देते थे, और इस तरीके से सुल्तान को नुकसान होता था कि युद्ध में असल में वो घोड़े काम नहीं कर पाते थे, ढंग से युद्ध नहीं हो पाता था। तो इस वजह से उस पर एक दाग लगा दिया जाता था, घोड़ा दागना, एक परमानेंट निशान कि हाँ भैया ये घोड़ा अप्रूव हो चुका है, इसको खरीद लिया गया, ये अच्छी नस्ल का घोड़ा है। साथ ही साथ सैनिकों का हुलिया लिखना, यानी कि सैनिक क्या क्या कर रहे हैं, कितनी कद काठी है, क्या है, नगद वेतन, ये सारी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने पहले ही कर रखी थी। लेकिन बाद में तुगलक वंश आता है, लोधी वंश आता है, तो ये व्यवस्था थोड़ी सी लचर हो जाती, खराब हो जाती है। तो इसी व्यवस्था को दोबारा इसने शुरू किया कि घोड़ा दागना और हुलिया लिखने की व्यवस्था शुरू की। मुद्रा प्रणाली में भी इसने सुधार किया। अच्छा, एक इससे पहले आपने पढ़ा था कि सांकेतिक मुद्रा का एक सुधार हुआ था, और ये किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का एमबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। याद आ रहा है? राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का था, दोआब में कर वृद्धि, कराचिल अभियान, ये सब मैंने बताया था आपको। और ये भी एक क्रोनोलॉजी का प्रश्न है, पीवाईक्यूज देखोगे समझ में आएगा, क्योंकि पीवाईक्यूज में ये बहुत सारी चीजें शो करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ना चाहिए, ये सभी चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो उसने मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किया, जैसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, चांदी और तांबे के भी सिक्के चलाए। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि शेरशाह सूरी ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे? तो भैया सोने के भी सिक्के चलाए थे उसने, चांदी के भी सिक्के चलाए थे और तांबे के भी सिक्के चलाए थे। लेकिन जो उसका जो चांदी के जो सिक्के थे, उसका जो वैल्यू था, चांदी का रुपया 178 ग्रेन के बराबर होता था, और तांबे का जो दाम था वो 380 ग्रेन के बराबर होता था। अब जरा इसी बात पे आप लोग जरा मुझे कमेंट करके बताइए, देखो कितना याद है बच्चों को कि इल्तुतमिश ने जो टंका और जीतल चलाया था चांदी और तांबे का, उसका वैल्यू कितना था, और कौन सा जीतल था, कौन सा
टंका था? ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि चांदी का था या तांबे का था, तो कौन सा टंका था, कौन सा जीतल था, जरा कमेंट करके बताओ। और इसके शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में दाम और रुपये का जो आपस में विनिमय दर था वो 64.1 था। यानी आप अगर 64 दाम दोगे तो आपको 1 रुपए मिलेगा। जैसे आज वर्तमान में 90 रुपए दोगे तब जाके आपको $1 मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो चांदी थी वो तांबे की अपेक्षा ज्यादा कीमती थी, और जाहिर सी बात है ये तो रहेगी, और चांदी से ज्यादा कीमती सोना रहा है। तो चांदी का रुपया तांबे के दाम की अपेक्षा ज्यादा कीमती था, और 64 अगर आप तांबे के दाम दोगे तब जाके आपको चांदी का 1 रुपया मिलेगा। करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के बाद हुमायूं ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिसे शेरशाह सूरी ने भी जारी रखा। दिल्ली सल्तनत के बाद हुमायूं ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, लेकिन इसे शेरशाह सूरी ने भी जारी रखा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि सोने के सिक्के भी जारी किए थे इसने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस दौरान शेर खां यानी शेरशाह सूरी ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। याद होगा शेरशाह सूरी ने क्या किया था, सासाराम में जो है कि अपने लिए मकबरा भी तैयार करवा लिया था, और वो चुनार में भी जो है कि शासन करता था शेरशाह सूरी। लेकिन वहां पर जब हुमायूं ने इसकी किलेबंदी कर ली, घेरेबंदी कर ली, तो स्वयं जो है कि शेरशाह सूरी परास्त हुआ और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी का बदला लेने के लिए वो मौका ढूंढ रहा था। उसे मौका मिला सबसे पहले आपका चौसा के युद्ध 1539 में, और फिर बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में, और फिर पूरा बदला लेकर उसने हुमायूं को देश से ही बाहर भगा दिया, निर्वासित ही करा दिया एकदम। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में कराया था। 1565 से 72 ईस्वी के मध्य कराया था। और इसका जो वास्तुकार था मीरक मिर्जा गियास था। यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। अगर प्रश्न आपसे बनता है कि भैया गुंबद की जो कला थी वो शुरुआत कब हुई थी, तो उसके बारे में आप कह सकते हो कि सर तुगलक वंश में शुरू हुआ या लोधी वंश में शुरू हुआ। लेकिन अगर दोहरे गुंबद की विशेषता पूछेगा तो सबसे पहला जो दोहरा गुंबद था वो आपके हुमायूं के मकबरे का था। और यहीं पर आप अगर जाओगे तो आप देखोगे यहां पर एक नया संग्रहालय खोला गया है जो काफी इंटरेस्टिंग है। आप कभी गए होगे अगर हुमायूं मकबरे की तरफ जाना तो जरूर घूम के आना, ठीक है। दोहरे गुंबद का है ये। शेरशाह सूरी जो 1540 से 45 केवल 5 वर्ष ही शासन कर पाया था, इसकी मृत्यु कालिंजर विजय जो 1545 के दौरान हुई। कालिंजर विजय का मतलब जो कालिंजर का किला था वर्तमान के बांदा जिले में स्थित है, ठीक है, यह उसका अंतिम अभियान था और 22 मई 1545 ईस्वी को उसका मृत्यु हो गई। मारवाड़ युद्ध के दौरान जब वो राजपूत शासकों मारवाड़ों को हराने के लिए वो युद्ध करने जाता है तो उसने एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत फेमस है। मारवाड़ युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने स्वयं कहा कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। देखो जो आपका राजस्थानी रीजन है वो आज भी मोटे अनाज के उत्पादन के लिए फेमस है, बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, इन सब के लिए। तो एक स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि वो बाजरा खोजने गया था वहां पे, नहीं ऐसा नहीं है। बस उसने ये कह दिया कि मैं मारवाड़ को जीतना चाह रहा था, जिस मारवाड़ से मुझे भौतिक संपदा भी नहीं मिल पा रही थी, प्राकृतिक संपदा भी नहीं मिल पा रही थी, केवल बाजरे ही तो मिलते मुझे। इस बाजरे के चक्कर में अपना दिल्ली का साम्राज्य छोड़ देता, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। और उसने तुरंत वहां से रिटर्न हुआ, मारवाड़ को छोड़ा, बोला तुम खुद संभालो अपना शासन, मैं चला अपनी दिल्ली देखने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गद्दी है मेरे लिए। तो ये स्टेटमेंट कई बार प्रश्न बनता है कि किसने दिया। पहला स्टेटमेंट तो यही होता है क्वेश्चन कि भैया स्टेटमेंट किसने दिया कि मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। आंसर आएगा शेरशाह सूरी। अगर ये पूछ ले कि शेरशाह सूरी ने किस अभियान के दौरान ये स्टेटमेंट दिया, तो मारवाड़ युद्ध के दौरान दिया था। उसकी मृत्यु कब हुई? कालिंजर युद्ध के दौरान। शेरशाह का मकबरा रोहतास जिले में सासाराम स्थान पर बना हुआ है, जो कि अष्टकोणीय आधार पे है और चारों तरफ वो जो है कि एक बगीचा और पानी तालाब से घिरा पड़ा है। मारवाड़ युद्ध में जैता और कुंपा की वीरता से प्रभावित था वो। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में किला एक कुहना मस्जिद दिल्ली में निर्मित कराई थी। कौन सी मस्जिद? किला एक कुहना मस्जिद। कहाँ पे? जो पुरानी दिल्ली का जो किला था जो हुमायूं ने ही बनवाया था, और उसी में किला एक कुहना नाम की मस्जिद दिल्ली में निर्मित कराई थी इसने। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने कराया था, जबकि यहाँ पे जो किला एक कुहना की मस्जिद है ये शेरशाह सूरी ने कराई थी। तो किला एक कुहना मस्जिद और शेर मंडल भवन ये भी यहाँ पर स्थित था। किसानों की सहायता के लिए इसने रैयतवाड़ी सुधार शुरू किया और इसके तहत इसने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शेरशाह सूरी ने शुरू की, क्योंकि इससे पहले जो भी पट्टा या कबूलियत या कोई भी किसानों को सुविधा दी जाती थी तो उसमें एक बिचौलिए रहते थे, और बिचौलिया वर्ग ज्यादातर किसानों का शोषण करता था, क्योंकि भाई राजा का तो शोषण कर नहीं सकते हो तो किसानों का शोषण करता था। इसी सुधार को करते हुए शेरशाह सूरी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अब कोई भी किसान
किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर डायरेक्ट वो अपने सुल्तान से मिले, अपने बादशाह से मिले, किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि इसने रैयतवाड़ी सुधार के तहत पट्टा दिया और कबूलियत भी दी थी। इकरारनामा होता था ये सरकार और किसानों के मध्य। सड़क ए आजम को जीटी रोड भी कहा जाता है और प्राचीन काल में इसको उत्तरा पथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण और सुधार कार्य शेरशाह सूरी ने कराया था। इसका विस्तार सोनारगांव बांग्लादेश से लेकर लाहौर पाकिस्तान तक था। अब देखो कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि भैया जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया, तो शेरशाह सूरी हम आंसर दे देते हैं क्योंकि आयोग भी यही मान के चल रहा है। लेकिन अगर आप इसे गौर करो तो ये रोड पहले से ही थी, उत्तरा पथ के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसको सड़क ए आजम भी कहा जाने लगा। कुल मिला के अब इस रोड का निर्माण कराने का कार्य यानी कि सुधार कार्य कराने का कार्य शेरशाह सूरी ने किया। कहीं गड्ढे होंगे, कहीं रोड खराब होगी, कहीं पुल की जरूरत होगी, कहीं ओवरब्रिज की जरूरत होगी, इस तरीके की चीजों को इसने सुधार कार्य के तौर पे कंप्लीट करा और इसी तरीके से इसका एक टाइटल जुड़ गया कि भैया ये तो जो निर्माण कार्य है ये शेरशाह सूरी ने कराया है, इसलिए इसके साथ इस वर्ड को यूज किया जाता है। अब यहां पर देखते हैं शेरशाह सूरी का जो उत्तराधिकारी था ये उसका छोटा पुत्र था इस्लाम शाह। इसका नाम जलाल खां भी था और इसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। एक तरीके से दशमलव प्रणाली पे यानी डेसिमल प्रणाली पे विभाजित किया था। मीर सैयद अली और अब्दुस समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि देखो मुगल काल में जो चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ वो जहांगीर के समय हुआ। ये भी पता आपको भैया, जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कह देते हैं, ठीक है। और अकबर के शासनकाल को हम लोग जो है कि साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि बहुत सारे साहित्यों का जो है कि इसने फारसी में अनुवाद कराया, राइट। लेकिन अगर जो चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई थी, उस चित्रकला का जो शुभारंभ था वो आपका हुमायूं के समय में हुआ था। और हुमायूं के दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, एक मीर सैयद अली और एक अब्दुस समद। कई बार प्रश्न आता है आपसे कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद निम्नलिखित में से किस शासक के चित्रकार थे, तो आपके दिमाग में रहता है ज्यादातर दिमाग किसका, जहांगीर का, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा है कि जहांगीर के शासनकाल में स्वर्ण युग था। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं किया ना, क्योंकि अकबर के समय में भी तो दसवंत बसावन जैसे दो महत्वपूर्ण चित्रकार थे, दसवंत और बसावन जैसे। हुमायूं के समय में मीर सैयद अली और अब्दुस समद, बाकी जितने भी थे आपके प्रमुख जो चित्रकार थे वो सब जहांगीर के शासनकाल में थे, ठीक है। चाहे बिसनदास हो, मनोहर हो, बहुत सारे जो है कि मंसूर अली, ये सभी हम लोग पढ़ लेंगे उसमें, ठीक। तो ये चीज याद रखना कि हुमायूं के समय में ही चित्रकला शुरू होती है। तो ये हो गई आज की हमारी क्लास और हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी अब अकबर पे। तो आज हम लोगों ने बाबर को पढ़ा, हुमायूं को पढ़ा, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकबर और उसके आगे उसके बेटे जहांगीर को पढ़ लेंगे और शाहजहां को देखेंगे जितना भी आपका कंप्लीट होगा। क्योंकि टॉपिक को भगाने से ज्यादा जरूरी है टॉपिक को समझना, पूरी कहानी उसकी समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर ये कहानी आप नहीं समझेंगे तो आप केवल रटते रह जाएंगे और रटने के लिए तो यार मेरे नोट से ही काफी है ना, आप नोट से ही पढ़ लो, फिर आपको क्लास देखने की क्या जरूरत है। क्लास इसीलिए तो देखनी है कि नोट्स में कुछ बातें अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसको क्लास के साथ समझो, क्रोनोलॉजी के साथ समझो, स्टोरी के साथ समझो, ताकि चीजें तैयार हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और आप इस पीडीएफ को इस नंबर पे मैसेज करके पूरी स्टोरी जान के, मतलब वहां पे पूरा ब्रोशर लिस्ट जान के आप पेमेंट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।